हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट है उसके लिए जो टर्म एक यूज़ की जाती है वो है सिपोय म्यूटिनी। ठीक है। और सिपोय जो टर्म है आपकी, नॉर्मली इसको हम आर्म्ड फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से यूज़ करते हैं। पर 1857 के रिवोल्ट से पहले भी भारत में कई सिपोय म्यूटिनीज हुई थी और उनमें से एक हमें देखने को मिलती है 1806 के अंदर हुई वेल्लोर म्यूटिनी। ठीक है। वेल्लोर म्यूटिनी ये वन ऑफ द अर्लीस्ट म्यूटिनीज में थी। ओके। तो होता क्या है कि 1800 के पीरियड में अंग्रेज जो हैं वो सब्सिडियरी अलाइंसेस कर रहे हैं राजाओं के साथ, है ना। कई किंगडम्स उनके अंडर आ चुके हैं और कई अभी आना बाकी हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में अंग्रेज़ों की जो मदद कर रही है जो चीज़ बाकी राज्यों को अपने अंडर लाने में, किसी के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन करने में, या फिर और भी जो फ्यूचर में आएंगे किंगडम्स ब्रिटिश के अंडर, तो इस सब में ब्रिटिश की जो मदद, जो उनका टूल सबसे ज़्यादा उनकी मदद कर रहा है वो है ब्रिटिश आर्मी। ठीक है। ब्रिटिश आर्मी उनकी मदद कर रही है ये सब करने में, है ना। तो अब क्या होगा कि अब हम इसके लिए देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करनी ज़रूरी होगी। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करके अंग्रेज़ जो है इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट करेंगे, फिर उन्हीं सोल्जर्स को उन्हीं के राजाओं से लड़वाएंगे। पर इस सब के पीछे का क्या कारण हमें देखने को मिलता है? एक तो ये कि इनिशियल पीरियड में सैलरी भी हाई थी इनकी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सोल्जर्स काम करेंगे उनकी सैलरी अच्छी थी इनिशियल पीरियड में। साथ ही साथ एक नोशन भी डेवलप किया गया कि आप लोग जो है राज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप लोग ब्रिटिश राज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। तो आर्मी में क्या होता था, अलग अलग कास्ट के ट्राइब्स के लोग एक साथ आर्मी में डाल दिए जाते थे, है ना। अगर अच्छे योद्धा हैं तो आप आर्मी में आ जाओ। कोई अंग्रेज जो है कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे इस बेसिस पर उस समय में, है ना। अर्ली पीरियड की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे कि महार्स को भी लिया इन्होंने, अगर टैलेंट है तो आ जाओ आर्मी में। महार्स को लिया इन्होंने, गोरखों को लिया आर्मी में। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये लोग टैलेंट को रिकग्नाइज करते थे। तो उस पीरियड में हमें ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के लगभग तीन कमांड सेंटर्स देखने को मिलेंगे। एक हमें देखने को मिलेगा कलकत्ता में, एक हमें देखने को मिलेगा बॉम्बे में, और एक हमें देखने को मिलेगा मद्रास में। ठीक है। तो यानी कि हर एक जो गवर्नर था वो अपनी लोकल आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर होता था। कलकत्ता का गवर्नर वहाँ की लोकल आर्म्ड फोर्सेस का गवर्नर होगा, बॉम्बे का वहाँ का होगा, और मद्रास का जो होगा वो मद्रास वाली आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर होगा, मद्रास का गवर्नर। तो बाय अर्ली 1800s के पीरियड में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जो है वो यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते थे आर्मी के अंदर, जैसे कि यूनिफॉर्म सेम करना चाहते थे, है ना। यूनिफॉर्म्स में यूनिफॉर्मिटी, आर्म्स में यूनिफॉर्मिटी, ताकि डिसिप्लिन क्रिएट हो आर्मी के अंदर। अलग अलग सोल्जर्स जो हैं अलग अलग कम्युनिटी के, वो उनमें यूनिफॉर्मिटी आए। तो इसलिए रूल्स इंट्रोड्यूस किए उन्होंने, रूल्स यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग रूल्स इंट्रोड्यूस किए, हेयर स्टाइल के रिगार्डिंग रूल्स इंट्रोड्यूस किए, रिलीजियस सिंबल्स जो आप पहन सकते हो नहीं पहन सकते हो उसके लिए भी इन्होंने रूल्स इंट्रोड्यूस किए। और ये सब चीज़ें जो है सिपाहियों को, सिपॉयस को पसंद नहीं आ रही थी कि उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ जो ये इंटरफेरेंस की जा रही है, ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। तो यही हम कह सकते हैं कि एक तरह से सिपोइस को जो है कंपनी के अंडर सर्व किया जा करने के लिए एक तरह से फोर्स्ड तरीके से ही उनको सर्व करवाया जा रहा था, क्योंकि उनके जो ओरिजिनल रूलर्स थे उनको तो पावर से हटा दिया गया था, फिर अब उनको डाला गया था इंडियन आर्मी, सॉरी इंडियन सोल्जर्स को डाला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में। तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, है ना। प्रैक्टिसेस स्ट्रिक्ट थी, नए वेपन्स, नए मेथड्स और यूनिफॉर्म्स। ठीक है। तो फिर हमें देखने को मिलेगा कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल जिसका नाम था सर जॉन क्रेडॉक, ठीक है, उसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई एक नई तरह की टर्बन, है ना, जो कि रिजेंबल करती थी यूरोपियन हैट को, है ना।
और ईयरिंग्स, मतलब कि नई तरह की टर्बन इंट्रोड्यूस की गई जो इंट्रोड्यूस करती थी यूरोपियन हैट को, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ ईयरिंग्स पहनने को भी मना कर दिया गया, या फिर कुछ ऐसे और निशान वगैरह कास्ट से रिलेटेड उस टाइप की चीज़ों को पहनने से मना कर दिया गया। और तो और जो दाढ़ी और मूंछों को शेव करने के लिए कहा गया है ना। तो सोल्जर्स को ये लगने लगा कि हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हम लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, हम लोगों को अलग धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा सोल्जर्स को लगने लगा। तो इनिशियली फिर सोल्जर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे इस चीज़ के अगेंस्ट, और फिर वो डिसाइड करेंगे कि हम लोग जो है ये टर्बन नहीं पहनेंगे, है ना। हम लोग जो आपने ये टर्बन डिसाइड की है ये वाली नहीं पहनेंगे। तो फिर इसके बदले फिर जब सोल्जर्स ने पहनने से मना किया, फिर ब्रिटिशर्स की तरफ से रिएक्शन आया। फिर हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स को जो है लैश किया गया था, इनको कोड़े मारे गए थे एज अ पनिशमेंट के, अच्छा नहीं पहनोगे तो फिर पनिशमेंट मिली उन लोगों को। तो इसी पीरियड में हम देखेंगे कि टीपू को मार दिया गया था 1799 में, है ना। सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू को मार दिया गया था। पर उस पीरियड में साथ में टीपू की फैमिली अभी भी एग्जिस्ट करती थी। तो हम देखेंगे कि सोल्जर्स वगैरह की सीक्रेट एसोसिएशंस फॉर्म होंगी, और उन एसोसिएशंस की मीटिंग होगी जिसमें कि टीपू की फैमिली भी पार्ट लेगी, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि टीपू का जो बेटा था जिसका नाम था फेटा हैदर, वो जो है वो भी इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेगा, है ना। टीपू की फैमिली साथ ही साथ कांटेक्ट में थी जो इस समय पर भारत में बचे हुए थोड़े बहुत फ्रेंच थे, टीपू की फैमिली उनके साथ भी कांटेक्ट में थी। और साथ ही साथ टीपू की फैमिली जो थी वो मराठास के साथ भी कांटेक्ट में थी, क्योंकि मराठास भी इस समय पर अनहैप्पी थे सब्सिडरी अलायंस के साथ, जो उनके साथ सब्सिडरी अलायंस की गई थी उससे वो नाखुश थे मराठा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो सिपोइस की सीक्रेट एसोसिएशंस इस समय पर बनेंगी, उसमें टीपू की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वो फ्रेंच और मराठास दोनों के साथ कांटेक्ट में होंगे। वहीं बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि वहाँ वेलुथम्पी का रिवोल्ट भी चलेगा ट्रेवनकोर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 10 जुलाई को 10th ऑफ जुलाई को रिवोल्ट शुरू होगा वेल्लोर के अंदर, वेल्लोर के किले में ये रिवोल्ट शुरू होगा, वेल्लोर के फोर्ट में, ओके। तो 10 जुलाई 1806 को ये म्यूटिनी शुरू होगी। तो होता ये है कि जो नेटिव सिपोए थे यानी भारतीय सैनिक जो थे फर्स्ट और 23rd रेजिमेंट के, वो विद्रोह शुरू करेंगे। तो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स और सोल्जर्स को मारेंगे वहाँ पर, लगभग डजन्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा जाएगा। तो फेटा हैदर जो है उसको एज अ किंग प्रोक्लेम करेंगे। फेटा हैदर कौन, टीपू का बेटा जो था, उसको एज अ किंग प्रोक्लेम किया जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पर सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बहादुर शाह जफर को जो है किंग प्रोक्लेम किया जाएगा, तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा, यहाँ पर फेटा हैदर को किंग प्रोक्लेम किया जाएगा। तो फिर इसके बदले में फिर ब्रिटिशर्स का रिएक्शन तो आएगा ही। फिर इसको रिवॉल्ट को रोकने के लिए जिस ब्रिटिश ऑफिशियल को भेजा जाता है उसका नाम था कर्नल गिलेस्पी, ओके, कर्नल गिलेस्पी। तो फिर लगभग 800 भारतीय सैनिक जो हैं मारे गए थे फोर्ट के अंदर ही, लगभग 800 भारतीय सैनिक मारे गए थे। तो इस समय पर भारत का जो मद्रास का गवर्नर था इस समय पर, मद्रास जो प्रोविंस थी यहाँ का गवर्नर इस समय पर था विलियम बेंटिक, ओके। तो विलियम बेंटिक कहता है कि ग्रेटर केयर और कॉशन जो है वो एक्सरसाइज नहीं किया गया। किस चीज़ में एक्सरसाइज नहीं किया गया ग्रेटर केयर और कॉशन, वो इस चीज़ में कि हम लोगों ने जो रियल सेंटिमेंट्स और डिस्पोजिशंस थी सिपॉयज़ के अंदर, उसकी सिविरिटी को हमने
मेजर नहीं किया और डायरेक्टली ही हमने अडॉप्ट कर लिया जो ऑर्डर था नई पगड़ी का, है ना, न्यू टर्बन का, उसको हमने डायरेक्टली इम्पोज कर दिया और हमने उसकी सिवियरिटी और उसको जज नहीं किया। तो लगभग हमने देखा कि 800 सैनिक मारे गए थे, लगभग 600 सैनिकों को जेल में डाल दिया गया था, और तो और छः विद्रोही सैनिकों को तो ब्लो कर दिया था गन से, है ना, और लगभग पाँच को फायरिंग स्क्वाड में मारा गया था और 8 को फांसी दे दी गई थी। तो इस तरह से मतलब उन्होंने शो करने की कोशिश की थी कि अगर हमारे साथ विद्रोह करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, एक मैसेज देने की कोशिश की थी अंग्रेज़ों ने। तो फिर विलियम बेंटिक को वापस बुला लिया जाता है इंग्लैंड, क्योंकि उसके अंडर ये सब हुआ। वो इस समय पर मद्रास का गवर्नर था, उसको वापस बुला दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है उसकी पोजीशन से। साथ ही साथ विलियम बेंटिक का आर्मी चीफ था जिसका नाम था क्रेडॉक, उसको भी हटा दिया जाता है ना, CRADOC क्रेडॉक नाम था, इसको भी इंग्लैंड वापस बुला लिया जाता है। तो इस इंसिडेंट के ऊपर एक इंग्लिश पोइट है जिसका नाम है सर हेनरी न्यू बोल्ट, ठीक है। सर हेनरी न्यू बोल्ट जो है वो इस इंसिडेंट के ऊपर एक पोइम भी लिखेंगे। इस पोइम का टाइटल होगा गिलेस्पी, ठीक है। तो गिलेस्पी जो पोइम है ये अकाउंट है वेल्लोर म्यूटिनी के इवेंट्स का, इसके बारे में लिखी गई है ये पोइम। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये म्यूटिनी हुई थी आपकी वेल्लोर म्यूटिनी। तो पहले जो म्यूटिनीज 1857 से पहले की हमें देखने को मिलेंगी वो स्कैटर्ड होंगी, पर 1857 में हम देखेंगे कि सैनिक खुद अब जो हैं, जो अब तक बाकी रिवोल्ट्स को सप्रेस करने के लिए आ रहे थे, इस बार वो खुद रिवोल्ट करेंगे। ये चीज़ हम देखेंगे 1857 में, है ना। अब तक क्या होता था, कहीं और पे कुछ रिवोल्ट वगैरह हो रहा है, कोई कर रहा है, तो उसको सप्रेस कर दिया जाता था। और किसकी मदद से सप्रेस किया जाता था? सोल्जर्स की मदद से। पर 1857 में हम देखेंगे कि सोल्जर्स ही खुद रिवोल्ट करेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके में। तो कंटिन्यूस रिवोल्ट्स हो रहे थे 1857 से पहले, ज़मींदार्स के, ट्राइबल्स के वगैरह वगैरह, पर आर्मी का यूज़ करके इनको सप्रेस किया जाता था। तो पर अब इस बार 1857 में हम देखेंगे कि अब आर्मी खुद से रिवोल्ट करेगी, है ना। तो अब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को पढ़ेंगे। तो अगर हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखते हैं तो हमें ये देखना है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, है ना। इसमें लीडर्स कौन कौन से इंक्लूडेड थे, किन किन लोकेशंस पर रिवोल्ट हुआ, काउजेस क्या थे इस सब के, और ये फेल कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एक रिवोल्ट से थोड़ी पहले की स्टोरी। तो 34th नेटिव इन्फेंट्री का एक सोल्जर था जिसका नाम था, या फिर हम कहें जिनका नाम था, मंगल पांडे, ठीक है। तो मंगल पांडे जो है उनको 29 मार्च को, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो कि एक यंग सोल्जर थे, इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। ही वॉज हैंग्ड टू डेथ। और इनको सज़ा किस लिए दी गई थी? क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिसर पर अटैक किया था बैरकपुर में, ठीक है। बैरकपुर में इन्होंने अपने ऑफिसर पर अटैक किया था, इस वजह से इनको फांसी की सज़ा दी जाती है 29 मार्च 1857 को, ठीक है। तो ये थी थोड़ी पहले की कहानी। तो इस वजह से हम देखेंगे कि एक शुरुआत हो जाएगी एक रेजिस्टेंस की सोल्जर्स के अंदर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इस समय पर जो है इससे थोड़ा पहले के पीरियड में डलहौजी ने क्या किया था, उसने
आर्मी कैंटोनमेंट जो था वो कलकत्ता से मेरठ में शिफ्ट किया था, ठीक है। और इस समय पर हम ये भी देखेंगे कि एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि अलग अलग जो रिवोल्ट्स हो रहे हैं उनको इजीली सप्रेस किया जा सके। इस पर्पज़ से जो आपकी एनफील्ड राइफ़ल थी उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। हम देखेंगे अभी एनफील्ड राइफ़ल के बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ी देर बाद। तो हमने देखा कि मंगल पांडे को हैंग कर दिया गया, ठीक है। तो उसके कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि जो मेरठ में रेजिमेंट थी सिपोइस की, हमने देखा कि डलहौजी ने शिफ्ट किया था आर्मी कंटेनमेंट कलकत्ता से मेरठ के अंदर। तो हम मेरठ में देखेंगे कि कुछ सैनिक जो हैं मेरठ की रेजिमेंट के, वो रिफ्यूज़ कर देंगे आर्मी ड्रिल करने से, आर्मी ड्रिल बाय यूजिंग द न्यू कार्ट्रिजेस। जो नई कार्ट्रिजेस यूज़ की गई थी एनफील्ड राइफल में, उसका इस्तेमाल करके आर्मी ड्रिल करने से वो सैनिक मना कर देंगे, क्योंकि उस समय पर ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि जो कार्ट्रिजेस हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी अफवाह फैल रही थी कि इट हैज़ बीन कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। ऐसी अफवाह फैल रही थी एनफील्ड राइफल की कार्ट्रिजेस के बारे में। तो 85 सैनिक, लगभग 85 सैनिक्स को जो है डिसमिस कर दिया गया था सर्विस से, और उनको 10 साल की जेल सुना दी गई थी अपने सोल्जर्स को डिसओबे करने के लिए, अपने ऑफिसर्स को डिसओबे करने के लिए, जो उन्होंने कहा कि हम ड्रिल नहीं करेंगे इसका, इन नई कार्टिजेस का यूज़ करके। इसके बदले पनिशमेंट दी गई थी 85 सोल्जर्स को कि भाई तुमको हम सर्विस से हटा रहे हैं, और 10 साल की तुम्हें जेल भी दी जा रही है अपने ऑफिसर्स को डिसओबे करने के लिए। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, जो उन्होंने डिसओबे किया था, ये हुआ था 9 मई को 1857 में। और इसके रिस्पांस में जो बाकी इंडियन सोल्जर्स का हमें मेरठ के अंदर रिस्पांस देखने को मिलेगा इस इंसिडेंट के बदले में, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पांस होगा। तो 10 मई को क्या होगा, 10 मई को फिर सोल्जर्स जो है वो मेरठ की जेल में जो है मार्च करेंगे, और वहाँ पर जो इम्प्रिजन्ड सोल्जर्स थे उनको छुड़ाएंगे, ठीक है। जिन सोल्जर्स को इम्प्रिजनमेंट मिली थी 85 सोल्जर्स को, उनको ये छुड़ाएंगे वहाँ पर मार्च करके, ठीक है। तो उनको छुड़ा देंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि शुरुआत हो जाएगी रिवोल्ट की। तो इसका ओरिजिन हमें 10 मई 1857 को ही देखने को मिलता है रिवोल्ट का। ये जो सैनिक थे ये थे 3rd कैवेलरी मेरठ के, ठीक है। 3rd कैवेलरी मेरठ के सैनिक थे ये, जिन्होंने छुड़वाया बाकी 85 कोर्ट मार्शल्ड हुए साथियों को इन्होंने छुड़वाया। और फिर 11 और 12 तारीख को जो ये 3rd कैवेलरी के सैनिक थे, 11 और 12 तारीख को ये नेटिव इन्फेंट्री को ज्वाइन कर लेंगे, अपने साथियों को ज्वाइन कर लेंगे, नेटिव इन्फेंट्री के साथियों को। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को भी मारेंगे ये, जैसे कि एक ऑफिशियल था जिसका नाम था कर्नल फिनिस, तो वो भी मारा गया। फिर उसके बाद ये दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि ये दिल्ली की तरफ क्यों आगे बढ़ेंगे, ये दिल्ली की तरफ आगे इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि दिल्ली को एक तरह से कैपिटल कंसिडर भी किया जाता था, और वहाँ पर बहादुर शाह जफ़र था दिल्ली में बैठा हुआ। तो मुग़ल एम्परर जो था वो दिल्ली में था इस समय, तो इसलिए ये दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे आगे। तो 11 मई को ये लगभग 11 मई को दिल्ली पहुंचेंगे, ठीक है। 11 मई को ये मेरठ से जो सोल्जर्स हैं ये दिल्ली पहुंचेंगे, और फिर वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, सिविल ऑफिसर्स, उनको मारेंगे, ठीक है। तो दिल्ली में शुरुआत में इनसे जब ये पहुँचेंगे तो जो एक ऑफिशियल इनसे लड़ेगा अंग्रेज़, उसका नाम था लेफ्टिनेंट
विलोबी, ठीक है, ये लड़ेगा इनसे। फिर इसको तो हरा देंगे ये लोग। फिर बाद में ये लोग बहादुर शाह को एज अ एम्परर प्रोक्लेम करेंगे। किसको? बहादुर शाह जफ़र को ये प्रोक्लेम करेंगे एज एम्परर, ठीक है। ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज एम्परर के भाई आप हमारे राजा बनो। तो बहादुर शाह जफ़र के जो सेनापति थे, जिनका नाम था बख्त खान, क्या नाम था इनका? नाम था सेनापति का बख्त खान। बख्त खान फिर लीड लेंगे इस पूरे रिवोल्ट में, दिल्ली से लीड करेंगे। मतलब बहादुर शाह जफ़र तो बेचारा बूढ़ा था, चुपचाप एक जगह बैठा हुआ था, पर इसका जो सेनापति है बख्त खान, वो लीड लेगा। तो फिर हम देखेंगे कि रिवोल्ट फिर धीरे धीरे फैलने लगेगा। तो अगर हम रिवोल्ट के फैलने की बात करें, है ना, पहले ये इसकी रिवोल्ट की शुरुआत मेरठ में होगी, है ना। फिर मेरठ से हम देखेंगे दिल्ली की तरफ जाएंगे सैनिक। फिर दिल्ली से ये रिवोल्ट जो है लखनऊ की तरफ भी फैलेगा, ठीक है। और लखनऊ से फिर कानपुर की तरफ फैलेगा। कानपुर से हम देखेंगे कि झांसी की तरफ फैलेगा। और झांसी से हम देखेंगे बरेली की तरफ फैलेगा। और बरेली से हम देखेंगे कि आरा की तरफ फैलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट पूरा जो नॉर्थ इंडिया था वो कवर हो जाएगा। ये रिवोल्ट नॉर्थ इंडिया में फैलने लगेगा, ठीक है। तो अगर हम कारणों की बात करें कि हर जगह के अपने ग्रीवियंसेस क्या थे, है ना। तो जैसे कि 4 जून को ये फैलेगा लखनऊ के एरिया में, ठीक है। 4 जून को 1857 को ये लगभग लखनऊ में हमें देखने को मिलेगा। तो लखनऊ का की स्टोरी क्या थी? लखनऊ को एनेक्स कर दिया था। किसने किया था लखनऊ को एनेक्स? डलहौजी ने किया था। तो उसका जो गुस्सा था, जो डलहौजी के द्वारा लखनऊ को एनेक्स किया गया था, तो उसका रिवेंज लेना था इन लोगों को। तो रिवेंज कौन लेगा? लखनऊ के नवाब की जो पत्नी है बेगम हज़रत महल, वो यहाँ पर लीड लेंगी, है ना। बेगम हज़रत महल वो यहाँ पर लीड लेंगी, क्योंकि उनका जो लखनऊ था उसको डलहौजी के द्वारा एनेक्स किया गया था। वो फिर अपने बेटे को एज नवाब डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। बेटे को एज अ नवाब डिक्लेयर करेंगे। और वहीं लखनऊ में हम देखेंगे कि हेनरी लॉरेंस को भी मारा जाएगा यहाँ पर। ये वही हेनरी लॉरेंस है जिसको हम देख चुके हैं कि पंजाब में भी ये एजेंट रह चुका था। तो हेनरी लॉरेंस को एक्चुअल में यहाँ पर लखनऊ का एज नवाब अपॉइंट किया गया था, यहाँ पर मैनेज करने के लिए। नवाब की पोजीशन को मैनेज करने के लिए इधर अपॉइंटेड था ये। तो यहाँ पर हेनरी लॉरेंस को मारा जाएगा, ठीक है। और फिर बाकी हम देखेंगे ये हुआ था 4 जून को। और 5 जून 1857 में हम देखेंगे कि कानपुर के अंदर जो है रिवोल्ट की जो लीडरशिप है वो ली जाएगी एक तो नाना साहेब के द्वारा, ठीक है। और तो और इनके साथ ही एक होंगे तात्या टोपे, ठीक है। तो ये लोग जो है गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे यहाँ पर। तो एक्चुअल में नाना साहेब क्यों लीड लेंगे? क्योंकि ये चाहते थे या अपने आप को ये कंसिडर करते थे कि मैं पेशवा का जो है ट्रू इनहेरिटर हूँ। तो इसलिए ये भी रिवोल्ट में कूद पड़ेंगे। फिर जून 1857 के अंदर ही हम देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई भी एंटर करेंगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी इसमें रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगी। लक्ष्मीबाई के पति का नाम आपको पता होना चाहिए, इनका नाम था गंगाधर राव, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के जो अडॉप्टेड सन थे, अडॉप्टेड सन का नाम था दामोदर राव, पर अंग्रेज़ों द्वारा जो है इस अडॉप्टेड सन को एज रूलर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। इनके ऊपर, झांसी के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया गया था। तो इस वजह से झांसी भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेगी। तो हम कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करेंगी। वहीं अगर हम बरेली के अंदर देखें तो बरेली के अंदर लीडरशिप जो लेंगे रिवोल्ट में
वो होंगे खान बहादुर। ठीक है, तो खान बहादुर जो है वो रोहिलखंड के ही डिसेंडेंट हैं। रोहिलखंड जो कि भारतीय अफगान्स का किंगडम जो था, हम पढ़ चुके हैं रोहिलखंड के बारे में, इंडियन अफगान्स का जो किंगडम था रोहिलखंड, उसके ही डिसेंडेंट है खान बहादुर। बाकी अगर हम आरा की बात करें, ठीक है, आरा में भी हमें देखने को मिलेगा कि रिवोल्ट लगभग जुलाई 87 के 1857 के पीरियड में पहुंचेगा आरा के रीजन में। तो वहाँ पर जो हमें लीडर्स देखने को मिलेंगे वो हैं कुंवर सिंह हैं, है ना, बिहार में जो हमें देखने को मिलेंगे वो हैं कुंवर सिंह, जगदीशपुर के थे, से बिलोंग करते थे, जगदीशपुर फैज़ाबाद बिहार के अंदर। एक और लीडर जो हमें देखने को मिलेंगे मुस्लिम समुदाय के, वो हैं अहमदुल्ला मौलवी अहमदुल्ला हमें देखने को मिलेंगे। तो ये थे अलग अलग लीडर्स जो हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग रीजन में 1857 के रिवोल्ट के दौरान। तो अगर हम कारणों की बात करें कि रिवोल्ट हुआ क्यों था, तो रिवोल्ट में के कारणों पे हम ध्यान दें तो ऑलमोस्ट वही हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं। किसी की ज़मीन ले ली गई ज़मींदार की, तो किसी का कुछ और ले लिया गया, किसी के ऊपर हाई टैक्स बर्डन इम्पोज किया गया, जो भी हमने देखा ब्रिटिशर्स ने किया। मतलब मेन तो फ़िलहाल तो स्टार्टिंग में तो सिपाही थे ही, बट थोड़ी बहुत जो हमें दूसरों की पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी, तो यही थी जो अंग्रेज़ों की मिस गवर्नेंस की वजह से जो कंडीशंस क्रिएट हुई थी, वो सभी रीजंस कह सकते हैं हम उनको। बाकी हम देखेंगे कानपुर के अंदर हमें इंसिडेंट देखने को मिलेगा इस समय पर 27 जून 1857 में। तो होता ये है कि यहाँ पर वन ऑफ द ग्रीमेस्ट स्टोरी देखने को मिलेगी हमें इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस की। तो ग्रीमेस्ट का मीनिंग नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, आप इजीली रिटेन कर पाओगे फिर माइंड में खुद गूगल करके। तो लगभग यहाँ पर 300 ब्रिटिशर्स को मारा जाएगा। इसमें ब्रिटिश मैन भी इंक्लूडेड थे, वुमन भी इंक्लूडेड थी और चिल्ड्रन भी इंक्लूडेड थे। इनको स्लॉटर किया जाएगा यहाँ पर सती चौरा घाट में, सती चौरा घाट में इनको जो है मैसेकर किया जाएगा। क्योंकि देखो लोगों के अंदर ना उस समय गुस्सा बहुत भरा हुआ था, तो फिर वो इस इंसिडेंट में वो ये नहीं देखेंगे औरत थे बच्चे थे या कुछ भी। तो सती चौरा घाट में इन लोगों को स्लॉटर किया जाएगा और लेटर ऑन इस इंसिडेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा एज मैसेकर घाट। ठीक है, एज मैसेकर घाट इस इंसिडेंट को रिकग्नाइज किया जाएगा। तो उस समय पर जो बचे उस दिन कुछ लोग जो बच गए उन लोगों को बाद में मारा गया, और बाद में जो जहाँ मारा गया उस इंसिडेंट को कहते हैं बीबी घर मैसेकर कहा जाता है उस इंसिडेंट को। तो रेबेलियन जो है यहाँ पर ये माना जाता है कि ये जो रेबेलियन था इधर कानपुर में, इसको लीड किया गया था नाना साहिब द्वारा, नाना साहिब ऑफ पेशवा। और इस वजह से ही फ्यूचर में हम देखेंगे इस घाट को रीनेम भी किया गया था एज नाना राव घाट। ठीक है, तो ये जो घाट वाला इंसिडेंट हुआ था इस समय पर माना जाता है लीडर जो थे वो नाना साहिब थे। ठीक है, तो अगर हम इस रिवोल्ट के काउजेज़ की बात करें, कारणों की बात करें, तो एक तो लॉन्ग टर्म काउजेज़ हमें जो देखने को मिलेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म कारणों में एक होंगे इमीडिएट काउजेज़, ठीक है, और एक होंगे लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, एक तो वही जो हम अब तक पूरा पढ़ रहे हैं, जो भी ग्रीवियंसेस थी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, है ना, वो सब होंगे। जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल ग्रीवियंसेस की बात करें तो नेटिव रूलर्स को हटा दिया गया था, है ना। अगर हम सोशल
ग्रीवेंसेस की बात करें तो जो अंग्रेज़ों ने टॉप डाउन अप्रोच में रिफॉर्म्स लाए थे वो लोगों को पसंद नहीं आए थे, है ना। जो चेंजेस ला रहे थे वो लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। लोग जो है एलिनिएटेड फील कर रहे थे अंग्रेज़ों से कि ये हमारे अपने नहीं हैं, ठीक है। इनको एज अ एलियन कंसिडर किया जाता था। बाकी जो इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस भी थी बहुत सारी, ये भी हम देख चुके हैं। ये भी लोगों के अंदर थी ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर। और तो और फिर सिपोइस की भी अपनी ग्रीवियंसेस थी। इमीडिएट कारणों में जो है वो सिपोय की ग्रीवियंसेस ही थी। सैनिकों को जो ग्रीवियंसेस थी अंग्रेज़ों से, वो इमीडिएट कारणों में हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें भी स्पेशली हमें एनफील्ड राइफ़ल का जो केस है, जो कि सूअर और गाय की चर्बी जिसमें उसकी कार्ट्रिज में यूज़ की गई है, ऐसी अफवाह जो फैली थी, वो हमें वन ऑफ द इमीडिएट रीज़न देखने को मिलता है एनफील्ड राइफ़ल के केस में। क्योंकि लोगों को या फिर हम कहें सैनिकों को लगने लगा था कि हमारा जो धर्म है वो खतरे में है, तो हम ये सह नहीं सकते हैं। तो अगर हम एनफील्ड राइफ़ल की बात करते हैं तो एक्चुअली जो ये राइफ़ल थी इसको प्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, जो कि थी एनफील्ड नाम की जगह पर। और ये एनफील्ड नाम की जगह लंदन के पास थी, ठीक है। तो इसको एनफील्ड नाम की जगह पर जो ब्रिटिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी वहाँ पर बनाया गया था, तो इसलिए इसको एनफील्ड राइफ़ल कहते थे। ये जो एनफील्ड राइफ़ल थी ये ब्रिटिश आर्मी के अंदर यूज़ में लगभग 1853 में आई थी, 1853 में। और उसके कुछ समय बाद ही इसको भारत में भेजा गया था कंपनी की आर्मी में ट्रायल्स के लिए, ठीक है। बाकी आगे की स्टोरी तो हम देख चुके हैं कि कैसे इस राइफ़ल की वजह से रिवोल्ट की शुरुआत होगी। तो अगर हम लॉन्ग टर्म रीज़न पर फोकस करें, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म रीज़न थे 1857 के रिवोल्ट के, तो लॉन्ग टर्म रीजंस में अगर हम सबसे पहले पॉलिटिकल काउजेज़ देखें, ठीक है, पॉलिटिकल काउजेज़, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी क्या रही है कि हम अफेक्टिवली कंट्रोल करेंगे इंडियन स्टेट को। और कैसे करते थे वो? एक तो सब्सिडियरी अलायंस यूज़ करके, है ना, सब्सिडियरी अलायंस। और ये किसके द्वारा यूज़ की गई थी? वेलेस्ली के द्वारा। तो हमने ये भी देखा है कि कैसे हेस्टिंग ने जो है ब्रिटिश पैरामाउंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, है ना, कैसे उसने भारतीय राजाओं को ख़त्म किया था। बाकी हम ये भी देखेंगे कि डलहौजी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाएगा,